पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, सबको हम देख लेते हैं, सबका प्रेजेंटेशन देख लिए थे। अब इस नए वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि नया टॉपिक है स्ट्रेन यानी विकृति। स्ट्रेन यानी विकृति, अब इसको हम लोग समझेंगे विकृति होता क्या है। स्ट्रेन का डिफिनीशन देखने से पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पे एफ फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये एफ फोर्स के कारण इस वस्तु में कोई ना कोई डिफॉर्मेशन होगा। जो हम पिछले वीडियो में पढ़े, हमको पता है, हम लोग को पता है कि फोर्स लगा के कारण इस बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे इस बॉडी में इलास्टिक बॉडी हम लोग पढ़ते हैं, ना कि रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन हम लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो हम लोग कौन सा बॉडी लेके पढ़ेंगे? इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ बॉडी। ठीक, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे जो डिफॉर्मेशन है वो स्ट्रेन है। ठीक है, तो स्ट्रेन बेसिकली हम समझ क्या सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रॉड है। ठीक, ये कोई रॉड है। ठीक, इस पर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है एफ, टेंसाइल फोर्स एफ लगा हुआ है। तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण इस रॉड की लेंथ में वृद्धि हो गई। ठीक, इस रॉड की लेंथ में वृद्धि होगी। मान लीजिए इसका लेंथ डेल्टा एल बढ़ गया, पहले एल था, अब डेल्टा एल बढ़ गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन होता क्या है? तो स्ट्रेन ये होता है कि ये जितना लेंथ की वृद्धि हुई है, मतलब जितना लेंथ की वृद्धि हुई है, जितना डायमेंशन में चेंज हुआ है, बस उतना ही, जितना डायमेंशन में चेंज हुआ है वो उसमें उसका ओरिजिनल डायमेंशन का डिवाइड कर देंगे, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि माना डायमेंशन में चेंज, पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स के कारण डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो डायमेंशन में चेंज मान रहे हैं कि डेल्टा एल हो रहा है। ठीक, और इनिशियल लेंथ, इनिशियल यानी प्रारंभिक लेंथ, इनिशियल लेंथ हमारा एल है। तो हम स्ट्रेन क्या बोलेंगे? स्ट्रेन क्या होगा मेरा? हम बताएं क्या है कि जितना लेंथ में चेंज हो रहा है, बस टोटल चेंज नहीं, जितना लेंथ में चेंज हो रहा है वो, और उसमें ओरिजिनल लेंथ का डिवाइड कर देंगे, तो स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वस्तु हो गया। ठीक, वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाला, इसका आकार परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा इलांगेट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, तो होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, ये डेल्टा एल बाई एल ही इसका भिन्नात्मक परिवर्तन है इस रॉड का। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल को ही विकृति कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में यही बताया गया है, वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। और डिफिनेशन से हम देख रहे हैं कि जितना डायमेंशन चेंज हो रहा है और उसके जितना ओरिजिनल लेंथ है, उसका ये भिन्नात्मक परिवर्तन ही हमारा स्ट्रेन है। ठीक, इसका एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, जो सिंपल सा हम लोग कैसे बोलते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला है कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड ओरिजिनल डायमेंशन। बात यही है। ठीक, ये चेंज इन डायमेंशन हम डेल्टा एल माने हैं डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। एल मेरा क्या है? यहाँ पर एल मेरा क्या है? ओरिजिनल डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ इनिशियल लेंथ लिखे थे, तो वही मेरा एल क्या है? ओरिजिनल डायमेंशन है, और डेल्टा एल मेरा चेंज इन डायमेंशन है, मतलब डेल्टा मतलब डायमेंशन जो मेरा चेंज हो रहा है वो डेल्टा एल है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइंड, मतलब स्ट्रेन इस प्रकार परिभाषित है कि
अगर चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन को डिवाइड कर दें तो वो मेरा स्ट्रेन होगा। इसी डिफिनेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें स्ट्रेन को और एक चीज़ देख सकते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल है। एल का यूनिट क्या होता है? एल डेल्टा एल में तो लंबाई में चेंज है, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। और लेंथ, ये भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की। ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, अब स्ट्रेन का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो हम लोग स्ट्रेन के नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रेन के टाइप्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इसको मेन 3 प्रकार से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। किसके आधार पर? जो डिफॉर्मिंग फोर्स, हम जैसे स्ट्रेस में क्या था कि स्ट्रेस में जो स्ट्रेस का टाइप्स था उसके हमको किस बेसिस पे लिए थे? डिफॉर्म फोर्स के बेसिस पर हम स्ट्रेस को लिए थे। ठीक, तो इसमें भी स्ट्रेन को हम लोग किसके आधार पर लेंगे? डिफॉर्म फोर्स के आधार पर लेंगे। डिफॉर्म फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? जैसे ये मान लीजिए कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो डिफॉर्म फोर्स से इसमें क्या क्या चेंज कर सकता है? इसकी लंबाई में वृद्धि या कमी कर सकता है, यानी लंबाई में चेंज कर सकता है, इसके आयतन में भी चेंज कर सकता है ये फोर्स हमारा, और इसके आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या क्या डाल सकता है? लंबाई में, आयतन में, आकार में। तो इसको 3 आधार पर डिवाइड करते हैं, लंबाई, आयतन, आकार। तो पहला हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, जो स्ट्रेस में भी पढ़े थे, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका हिंदी था अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा रॉड है या कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर इसके लेंथ में कोई परिवर्तन होता है, इसके बस लेंथ में, ओनली लेंथ, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, ये जो मेरा एफ है ये डिफॉर्म फोर्स है, तो डिफॉर्म फोर्स के कारण इस रॉड में जो लंबाई में परिवर्तन होगा, जो लंबाई में परिवर्तन होगा, उसी का जो भिन्नात्मक रूप हम लोग क्या होता है? विकृति। हम पढ़े अभी, जो मेरा भिन्नात्मक रूप है वो मेरा विकृति है। तो इसी का जो विकृति होगा केवल लंबाई में, वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, यानी अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लेंथ यानी लंबाई, केवल लेंथ में परिवर्तन करता है, केवल लेंथ में परिवर्तन करता है, तो वस्तु में उत्पन्न विकृति यानी स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। ठीक, यानी जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ये केवल और केवल इस रॉड का लंबाई में चेंज करे और कोई चेंज ना करे। बोला है ना, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लेंथ में परिवर्तन करता है तो उत्पन्न विकृति को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो सिंपल सा हम समझ गए कि जो मेरा फोर्स है केवल इस रॉड में लेंथ में परिवर्तन करेगा और किसी चीज़ में नहीं, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका अगर हम लोग इसी को अगर मैथमेटिकली रूप में लिखें
इसी को मैथमेटिकल रूप में लिखें तो हम लोग लिखते हैं लॉगिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि बस लंबाई में परिवर्तन करें तो यहाँ हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। केवल लेंथ को कंसीडर करेंगे तो लॉगिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। तो चेंज इन लेंथ मेरा कितना होगा डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ मेरा कितना है एल। तो क्या लॉगिट्यूडिनल स्ट्रेन मेरा क्या होगा, सॉरी लॉगिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। इसको बोलेंगे लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड प्रारंभिक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल डिवाइडेड एल। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हमको क्या बताए थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर सकते हैं, इसके आयतन में परिवर्तन कर सकता है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतनात्मक विकृति, सॉरी आयतनात्मक विकृति। ठीक, हम देखते हैं कि आयतनात्मक विकृति क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल सा इसी डिफिनीशन को लेंगे, एकदम रिलेटेड डिफिनीशन हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पर था कि केवल विरूपक बल हमारा लेंथ में परिवर्तन कर रहा था, तो यहीं पर उसी डिफिनीशन को लिख देंगे कि यदि डिफॉर्मिंग फोर्स वस्तु की केवल वॉल्यूम में परिवर्तन करता है, यानी वस्तु का जो है आयतन बस केवल परिवर्तन करता है, यानी वस्तु का केवल आयतन परिवर्तन होगा, उससे वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतनात्मक स्ट्रेन कहते हैं, आयतनात्मक स्ट्रेन कहते हैं। इसमें केवल लेंथ में चेंज हो रहा था, इसमें बॉडी का आयतन चेंज होगा। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण वस्तु में केवल आयतन चेंज होगा तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, लेंथ चेंज होगा तो लॉगिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड प्रारंभिक आयतन। ठीक, जैसे यहाँ किए थे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, यहाँ हो गया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मान लीजिए कोई मेरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसका वॉल्यूम जितना चेंज होगा उसको कितना लेंगे हम लोग, डेल्टा बी। चेंज को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा डेल्टा में लेते हैं। जैसे यहाँ लेंथ में चेंज होता है तो डेल्टा लेते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज हम माने डेल्टा बी, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है मेरा वी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बी, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल सी डिफिनीशन है। ठीक, मैंने हमको स्ट्रेन समझना था कि स्ट्रेन होता क्या है। ठीक, तो अब तीसरा बचा, पहले क्या था, लेंथ में चेंज कर रहा था, दूसरा आयतन में चेंज कर रहा था, तीसरा इसके आकार में चेंज कर रहा था। तो आकार वाला हम लोग विकृति देखते हैं, आकार वाला विकृति कौन सा होता है, तो आकार किस में चेंज होता है, शियरिंग स्ट्रेन में। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा, शियरिंग स्ट्रेन। यही हमारा जो शियरिंग है इसको हम लोग टेंजेंशियल भी बोल रहे थे स्ट्रेस में, टेंजेंशियल। ठीक है, शियरिंग को ही हम लोग टेंजेंशियल बोल रहे थे, इसका हिंदी हो जाएगा अपरूपण विकृति, अपरूपण
विकृति। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेस में अब यहाँ पर आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम उसमें बताया था कि इसमें क्या होता है, टेंजेंशियल जो होता है इसमें सरफेस के पैरेलल फोर्सेस लगती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, ठीक, ये मेरा कोई क्यूब ऑब्जेक्ट है। तो अब सियरिंग कहाँ होगा, सियरिंग स्ट्रेन कहाँ आएगा, सियरिंग जहाँ मतलब ऐसा स्ट्रेस रहेगा वहाँ ये स्ट्रेन आएगा। तो ये ऐसा स्ट्रेस कब आता है, तो हम बताए थे स्ट्रेस में कि जहाँ पैरेलल फोर्सेस लगती हैं, ठीक, जहाँ सरफेस के पैरेलल फोर्सेस लगती हैं, जहाँ सरफेस के पैरेलल फोर्सेस लगती हैं वहाँ पर हमारा आता है सियरिंग। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगा देंगे, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारा सरफेस हो गया ए बी ई एफ, ये मेरा एक सरफेस हो गया, टॉप वाला सरफेस, ध्यान से देखिए, ये टॉप सरफेस हो गया मेरा, ठीक। इस टॉप सरफेस के पैरेलल हम एक फोर्स लगा दे रहे हैं एफ, इस टॉप सरफेस के पैरेलल हम एक फोर्स लगा दिए एफ, ठीक। इस देखते हैं शियरिंग स्ट्रेन होता क्या है, ठीक। तो जैसे बताया था कि ये फोर्स लगा दिए इसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा दिए, ठीक। तो अब इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाने से हुआ क्या था, हम पीछे भी देखे थे कि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये पिछले में बता चुके हैं कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब क्यों शिफ्ट होगा, इसको मान लेते हैं ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया ई डैश, सबको मिला देते हैं, ठीक, सारे पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा नया शेप मिल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि यदि विरूपक बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है, ठीक। तो यहाँ भी हम फिगर से क्या देख रहे हैं कि ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। सीयर में क्या होगा, मतलब अपरूपण विकृति में क्या होगा कि हम सरफेस के पैरेलल यानी जो हमारा सतह है उसके पैरेलल यानी उसके समांतर फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो समांतर फोर्स लगाएं तो इसमें क्या है कि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब पैरेलल फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिफॉर्मेशन होगा, बताएं कि डिफॉर्मेशन होगा कुछ ना कुछ। तो इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बी से बी डैश, ए से ए डैश शिफ्ट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर देखें तो जो ये नया डॉट डॉट वाला है हमारा शेप, इसका शेप चेंज हुआ है यानी आकृति चेंज हुई है, इसका आयतन जो है वो निश्चित है, वो फिक्स है, उसका आयतन नहीं चेंज हुआ है, जो इसका आयतन है वो नहीं चेंज हुआ है, ठीक। तो डिफिनीशन भी वही बोल रहा है कि केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि आयतन अपरिवर्तित रहता है। फिगर से भी देखना, इसका आकृति परिवर्तन हो गया, ये इतना टिल्ड हो गया, थीटा मान लेते हैं ये थीटा एंगल झुका है, ठीक है। तो थीटा एंगल झुक गया, इसका आकृति परिवर्तन हो गया लेकिन इसका आयतन अपरिवर्तित है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल झुकता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी ये कितना पॉइंट इधर हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स, ठीक। इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स, तो ये भी मेरा डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा। तो कोई भी अगर ट्रायंगल हमने ले, मतलब मान लेते हैं ए डैश और सी, ये वाला ट्रायंगल, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा सी है, ये ए डैश है, ठीक। ये मेरा ए डैश हो गया, ये थीटा है, ये सी, ये मेरा डेल्टा एक्स हम माने हैं कि डेल्टा एक्स है, ठीक है। इसको डेल्टा एक्स माने हैं, ये डेल्टा एक्स है, ठीक। तो अगर इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा निकालें तो
इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी डेल्टा एक्स बाई और इसकी लेंथ को मान लेते हैं l, जो ये लेल है, जो ये इसका भुजा है इसको मान लेते हैं l, यानी सारी भुजा का लेंथ l है, तो ये l हो गया, तो डेल्टा एक्स बाई l। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इतना फोर्स लगाएं और ये इतना झुक गया, इतना झुक गया। तो इसमें क्या होता है कि जो थीटा होता है, थीटा अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। इसका यूज कहीं कहीं हम न्यूमेरिकल में कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई ये एल है, डेल्टा एक्स बाई एल, इसका यूज हम कहीं कहीं न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग समझ गए कि शियरिंग स्ट्रेन होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हुक्स लॉ, हुक्स का नियम। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले देख लेते हैं कि हुक्स लॉ बोलता क्या है, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक, तो हुक्स लॉ दिया कौन था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हुक्स लॉ दिया था। तो हुक्स लॉ होता क्या है, प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्था की सीमा में, सीमा यानी इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था की सीमा यानी इलास्टिक लिमिट में किसी पदार्थ, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल यानी स्ट्रेस, उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, या अनुक्रमानुपाती होता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि प्रत्यास्था की सीमा यानी इलास्टिक लिमिट में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उत्पन्न विकृति के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ डिफिनीशन से कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति। ठीक, डिफिनीशन से यही ज्ञात हो रहा है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति। यहाँ बोला इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी पदार्थ में उत्पन्न, इलास्टिक लिमिट पहले बताया था कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहाँ पर मतलब हम किसी वस्तु को फोर्स लगाएं और उसका डिफॉर्मेशन हो और हम फोर्स हटाएं और वस्तु पुनः वापस अपनी शेप में आ जाए, वो हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक लिमिट। ठीक, तो उसके अंदर उत्पन्न प्रतिबल, उस टाइम जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो स्ट्रेन के समानुपाती होगा, यानी स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो इसको समझते क्या कि ये है स्ट्रेस, प्रतिबल हमारा हो गया स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक, स्ट्रेन के, यानी हुक्स लॉ ये बोलता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में या पदार्थ, यहाँ पदार्थ लें तो वही हमारा ऑब्जेक्ट या पदार्थ में स्ट्रेन होगा तभी उसमें स्ट्रेस होगा। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमारा स्ट्रेन होगा तभी स्ट्रेस होगा, बिना स्ट्रेन के स्ट्रेस कभी नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, फोर्स लगाएंगे तभी हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें स्ट्रेन हम क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, यानी परिवर्तन की भिन्नात्मक रूप को स्ट्रेन कहते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है उसका भिन्नात्मक रूप, तो स्ट्रेन, तो इसके लंबाई में कुछ चेंज, फोर्स लगाएं तो इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक, तो ये चेंज होगा तभी इसमें स्ट्रेस आएगा। जैसे ये समझें कि हम स्ट्रेस पढ़े थे कि इसमें सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक,
मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें ये इसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब तक ये मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, एक दूसरे से भागेंगे नहीं, तब तक ये फोर्स लगाएगा नहीं। तभी तो मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा। जो हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कब आएगा इसमें, जैसा कि यहाँ बड़े में हम दिखाएं, मान लेते हैं कि ये इसके मॉलिक्यूल हैं और ये इसके मॉलिक्यूल हैं, इसको ऐसे बीच में मान लेते हैं, हम काट दिए हैं, ठीक, जैसे स्ट्रेस में देखे थे काट दिए थे, ठीक। तो जो ये मॉलिक्यूल हैं, जब तक ये दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, तब तक इसमें ये इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो दूर कब होंगे, जब इसकी लेंथ में वृद्धि होगी। जब इसके लेंथ में वृद्धि होगी तो ये एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। जब दूर जाते जाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा तभी तो, वही तो मेरा स्ट्रेस होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब स्ट्रेन हुआ, यानी लेंथ में वृद्धि हुई, लेंथ एंड वृद्धि में जो लेंथ में वृद्धि हुई, उसमें अगर ओरिजिनल लेंथ का डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेन यहाँ हुआ तभी स्ट्रेस हुआ, यानी इसके मॉलिक्यूल में डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया। ये चीज़ समझनी है कि इसके मॉलिक्यूल में डिस्प्लेसमेंट होगा तभी इसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल आएगी, तभी स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि स्ट्रेन होगा तभी स्ट्रेस होगा। बिना स्ट्रेन के किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम फोर्स लगाएं और वस्तु में स्ट्रेन न हुआ हो और वस्तु में स्ट्रेस हो जाए, ये नहीं होगा। वस्तु में जब तक स्ट्रेन होगा तभी स्ट्रेस होगा, ठीक। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, हम लोग जानते हैं। तो ये स्ट्रेस, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक इनटू स्ट्रेन, ठीक। तो अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सिंपल में, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई। ई जो है मेरा एक नियतांक है, ठीक है। सिंपल से सिंप्लीफाई किए हैं इसको, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन को इधर ला दिए हैं इक्वल टू ई। ये मेरा नियतांक हो गया। और इसमें ई को बोलते क्या हैं, ई को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। ये हमारा ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक यानी इलास्टिक कांस्टेंट। और अब ई का यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, बताएं कि स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन की क्या होती है, नो यूनिट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। जब इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा तो ई का यूनिट क्या होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, ठीक। यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है तो जो ई का यूनिट होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मेरा ई का यूनिट हो जाएगा। ये हमारा कोई यूनिट ही नहीं है। और स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। तो ई का यूनिट हो जाएगा हमारा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हम देखें बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। तो स्ट्रेन का जब यूनिट ही नहीं है तो इसका बीमीय सूत्र कुछ, ठीक है। स्ट्रेन का जब कोई यूनिट ही नहीं है तो उसका बीमीय सूत्र होगा नहीं, ठीक है। तो हम जो मेरा स्ट्रेस का बीमीय सूत्र होगा वही मेरा ई का भी बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो ई का बीमीय सूत्र हो जाएगा मेरा ml-1 T पे -2। यही मेरा क्या था, स्ट्रेस का बीमीय सूत्र था, तो यही मेरा ई का भी बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से यंग मॉडुलस यानी इलास्टिक कांस्टेंट का बीमीय सूत्र मिल गया, यूनिट मिल गई। और हुक्स लॉ हम लोग समझ लें क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ, ठीक है।